दोस्तों यूएस के साइंटिस्ट ने दुनिया में पहली बार वाटर के अंदर का एक एक ऑक्सीजन एटम को कैप्चर करके दिखाया है। दरअसल इसके अंदर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिसको फेम्टोसेकंड अल्ट्रा फास्ट लेज़र कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही तेज़ लाइट की पल्स छोड़ी जिससे कि जो H2O था वो ब्रेक हुआ। उसके बाद में जो दो हाइड्रोजन थे वो अलग हुए, एक ऑक्सीजन एटम अलग हुआ और उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग से इन्होंने ऑक्सीजन एटम को कैप्चर करके देखा है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट तस्मानिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक शिप खड़ी है जिसके ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैटरी पावर्ड टेस्ट रन चल रहा है इस दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक शिप का, जो कि करीबन 130 मीटर लॉन्ग है। 2100 पैसेंजर इसके अंदर आ सकते हैं। 220 व्हीकल की कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है और ये 100% बैटरी पावर्ड है। इसके अंदर 40 प्लस मेगावाट आवर की बैटरीज लगी हुई है जो कि बहुत पावरफुल भी है और बहुत हैवी भी है। ये पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली शिप है, जिसको कितने किलोमीटर तक चलाया जा सकता है वो अभी एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके ट्रायल रन अभी भी चल रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी माना जा रहा है। और यहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच के ऊपर जो मास शूटिंग हुई थी उसके अंदर अब टोटल 16 लोगों की जान जा चुकी है, डजन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ पर जो हीरो था जिसने एक गनमैन से उसकी गन छीनी थी, दरअसल वो 43 ईयर ओल्ड अहमद अल अहमद थे जो कि एक फ्रूट सेलर हैं सिडनी के अंदर। और वो वहाँ पर जब इस तरीके से होता हुआ देख रहे थे तो उन्होंने निहत्ते ही उस गनमैन से वो गन छीन ली थी और उसको डिसआर्म कर दिया था, बिल्कुल ही बेबस कर दिया था। उसके बाद वो मुंह लटकाता हुआ अपने दूसरे साथी की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर अहमद अल अहमद की वजह से ही कई सारे लोगों की जान बच पाई, वरना ना जाने और कितने लोगों की जान चली जाती। अब यहाँ पे कई सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि अहमद अल अहमद जो नाम बताया जा रहा था उसको पहले लोग एडवर्ड क्रैबट्री बोल रहे थे कि उनका रियल नेम वो है, वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक ही हैं। दरअसल वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक तो है ही, लेकिन उनका असली नाम अहमद अल अहमद है जो कि सीरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका नेटिव जगह सीरिया थी लेकिन वो यहाँ पर मूव कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया के ही लोकल सिटीजन वो बन भी चुके हैं और इसी के साथ साथ उनके पेरेंट भी अब ऑस्ट्रेलिया में मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में अहमद अल अहमद का कोई लिंक नहीं है, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि एक पाकिस्तानी ने गन छीन कर जान बचाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ नवीद अकरम जो एक नाम मैंने आपको बताया था कल कि उसका पाकिस्तान से कुछ लिंक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है कि ऐसा कोई भी लिंक नहीं निकल कर आ रहा। दरअसल नवीद अकरम और उसके फादर साजिद अकरम जो कि 50 साल के और नवीद अकरम 24 साल का, इन दोनों ने ही मिलकर ये पूरा का पूरा अटैक किया है। और इस अटैक के अंदर अभी ये देखा जा रहा है कि कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर कुछ ऐसा लिंक निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये अटैक का मोटिव क्या रहा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते थे, तो पाकिस्तान के साथ में अभी तक तो कोई भी लिंक सामने निकल कर नहीं आ रहा है, ना ही इन अटैकर्स का, ना ही उस बंदे का जिसने गन छीनी। दोस्तों एक वक्त में कहा जाता था कि यूएस और इंडिया की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है, इसी के साथ साथ इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। लेकिन अब हालात ऐसे पहुंच चुके हैं कि पैक्सिलिका जैसे यूएस लीड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के अंदर, जिसके अंदर एम किया जा रहा है एआई को, सेमीकंडक्टर को, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई की चेन को सिक्योर करने के लिए और ट्रस्टेड इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड क्रिटिकल मिनरल जैसी चीज़ों को मतलब लिया गया है। उसके अंदर इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, यूके है, इजराइल है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया को इंक्लूड किया ही नहीं गया। अब यहाँ पर कई सारे लोग इसको कवर करने के लिए कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर इकोसिस्टम नहीं बना है सेमीकंडक्टर का, इसी वजह से उनको नहीं लिया गया, अभी फुल्ली डेवलप नहीं है, इसके लिए वो तैयार नहीं है, इस वजह से नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पर रीज़न कोई सा भी रहा हो, इस पैक्सिलिका के अंदर अब इंडिया को ना लेकर अब ये बताया जाता है कि भैया अब वो पार्टनरशिप उतनी ज़्यादा गहरी नहीं रही जितनी पहले होती थी, कि यूएन के अंदर भी इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाने के लिए यूएस आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब शायद उसके लिए भी ना बढ़े।
दोस्तों जापान के टोक्यो जू के अंदर 2 ट्विन जायंट पांडा थे। अब चाइना को वो वापस भेजे जाएंगे क्योंकि चाइना के पास में पांडा के राइट्स होते हैं, तो 2026 जनवरी के अंदर उनको वापस भेजा जाएगा। चाइना लोन पर देता है अपने पांडा दुनिया भर में, खासतौर पे जापान को उन्होंने लोन पर दिए थे उनके वेस्टर्न जू के लिए, और 50 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जापान के पास में अब एक भी पांडा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से जापानीज लोग इमोशनल फेयरवेल रख रहे हैं उन पांडा के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जापान और चाइना के रिलेशन अब खराब होते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के शायद पांडा का लोन भी ना दे पाए चाइना। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर पांडा के बिना ही रह जाएगा जापान अब, क्योंकि उनके पास में पहले किसी न किसी जू में पांडा होते थे, लेकिन जो अब लास्ट 2 पांडा बचे हैं वो भी अब चाइना वापस ले लेगा और उसके बाद में कोई पांडा लोन देगा ही नहीं। और यहीं पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को अब उनके बासमती राइस के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बेचे जाने वाला इंडियन बासमती राइस डंपिंग प्राइस पर डाला जा रहा है अमेरिका के अंदर, ताकि यूएस के जो फार्मर हैं वो नीचे के दाम में कंपेयर करें इंडिया के साथ में, जिसकी वजह से ट्रंप अब हायर टैरिफ भी लगा सकते हैं इंडियन राइस के ऊपर, ताकि यूएस के राइस वहां पर बिके, ना कि इंडिया के राइस बिक पाए। जिसके बाद में इंडिया का जवाब ये आया है कि भैया हम जो राइस भेजते हैं यूएस के अंदर वो प्रीमियम बासमती राइस होता है, जिसकी क्वालिटी भी अलग होती है, स्मेल भी अलग होती है, उसकी डिमांड भी उतनी ही होती है। कोई भी डंपिंग प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं हम, कोई ट्रैश चीज़ नहीं बेच रहे हैं, एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का राइस हम दे रहे हैं। और रही बात यूएस के फार्मर की, कहीं यूएस के फार्मर को हर्ट हो रहा है, तो भैया हमारी क्वांटिटी भी उतनी नहीं होती है जितनी यूएस के अंदर भेजी जा रही है, तो हम एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ट्रेड करते हैं यूएस के साथ में राइस का। और रही बात कल्चर की, तो भैया यूएस का कल्चर ही अलग है, उनका फूड ही अलग है, वहाँ पे बर्गर पिज्जा अलग अलग चीजें चलती रहती हैं, तो राइस उतना ज्यादा हम भेज भी नहीं सकते, और जो भेजते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का भेजते हैं यूएस के लिए। दोस्तों बिग बैश के अंदर बाबर आजम ने डेब्यूट किया है, जहां पर इन्होंने सिर्फ 5 बॉलों के अंदर 2 रन बनाए हैं और काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, जिसके बाद में फैंस इनके काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। मतलब बिग बैश जैसी इंटरनेशनल लीग के अंदर शामिल होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि खुद को पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर बताते हैं, ये अपने ओवर का पूरा कोटा तक नहीं कर पाए। ये 2.4 ओवर के अंदर 43 रन दे जाते हैं, जहां पर 2 बीमर डालने के बाद में इनको अंपायर ओवर ही नहीं डालने देता है। इस तरीके की हालत हो गई शाहीन शाह अफरीदी की। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो कि 4 रन बना के गया 10 बॉलों के अंदर, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इन तीनों में अगर किसी एक पे बैट लगाई जाए तो वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर ही लगाई जा सकती है। हालांकि इंटरव्यू के अंदर अगर ये कुछ ना बोलें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बोलते हैं कुछ ना कुछ मीम मटेरियल दे जाएंगे।